ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट क्लास मेरे ख्याल में हम लोग इस क्वेश्चन पे आगे रुक गए थे, ठीक है। और अभी तक जो जो चीज पढ़ लिया है वो सब सारा का नाम मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। इस चैप्टर का शुरुआत कहाँ से हुआ था? डिटर्मिनेंट ब्रेकिंग से, ठीक है। एकदम पीछे चलते हैं, शुरुआत हुआ था कहाँ से? डिटर्मिनेंट ब्रेकिंग से। ब्रेकिंग करने का तरीका याद है आप लोगों को कैसे होता था? ये पहले डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार, बताओ क्या है डेफिनेशन, क्या था डिटर्मिनेंट का? एक वैल्यू जो किससे एसोसिएटेड होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स से। किससे एसोसिएटेड होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स से। वो वैल्यू निकालने का जो तरीका है उसी को हम ब्रेकिंग ऑफ द डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ब्रेकिंग करने के लिए अगर 1 by 1 का हुआ, ठीक है, अगर 1 by 1 का हुआ तो जो अंदर का नंबर है वो सीधा हमारा आंसर है। अगर 2 by 2 का हुआ तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग कॉन्जुगेट डायगोनल। 3 by 3 का हुआ तो क्या करेंगे? पहले ये साइन चार्ट याद रखना होगा। और हमारे पास में खोलने के लिए कितना ऑप्शन है? टोटल 6 ऑप्शन है। 3 आपके पास में रो है और 3 आपके पास में क्या है? कॉलम है। किसी भी एक से आप खोल लो, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा? सेम। और खोलने का तरीका भी काफी बार डिस्कस कर लिया, तो इस पर भी कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता था हम लोग का, ये तो डिटरमिनेंट खोलने का ही एग्जांपल्स है। उसके बाद में मेरे ख्याल में आता था माइनर, बाकी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैंने सिखाया था आप लोगों को कि कॉमन लेने का क्या तरीका होगा ना, देख लो इसको, ये याद है सबको कि नहीं, क्योंकि आज इसका क्वेश्चन आएगा। मेरे ख्याल में पॉइंट यहाँ पे है, ये रहा कि एक तो मान लो कि खोल आप 6 में से किसी भी लाइन से सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, हर बार आंसर सेम आएगा। लेकिन अपने कैलकुलेशन को अगर आप मिनिमम और सबसे सिंपल रखना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते हो, तो सबसे सही आइडिया क्या होगा कि आप उस रो या उस कॉलम से खोलो जिसमें जीरो का क्वांटिटी क्या हो? सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अगर आप मान लो कि मैट्रिक्स ए को किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करते हो और वो के आपको कॉमन निकालना है बाहर, ठीक है, और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर मान लो कि 1 2 या 3 या 4 या कुछ भी, तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि मैट्रिक्स के टाइम पर क्या होता है कि कॉमन लेने का तरीका होता है कि आप सारे एलिमेंट में से एक साथ कॉमन लेते हो। मेरे ख्याल में यहाँ समझाया था आप लोग को कि ये मैट्रिक्स है आपका, सब में से 5 कॉमन आ रहा है तो एक बार में एक 5 बाहर चला जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में मैंने क्या समझाया था आपको कि किसी एक लाइन से एक बार में बाहर जाएगा, राइट। और अगर मान लो कि 2 लाइन से या 3 लाइन से निकल के आ रहा है तो कितने बार बाहर जाएगा? 2 बार या 3 बार। जितने लाइन से कॉमन निकल रहा है उतने बार बाहर जाएगा। तो इस पॉइंट पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। देखो आज ही इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आएगा कि अगर सपोज करो कि ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है और इस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट ऑफ 5a निकालना है आपको, और 5 को आप बाहर करना चाहते हैं तो 5 कितने लाइन से बाहर निकलेगा? 3 लाइन से निकलेगा। या तो आप 3 रो से सोच लो या फिर आप 3 कॉलम से सोच लो। तो कितने बार बाहर निकलेगा? ये 3 बार, और बाहर जाके क्या बन जाएगा? 5 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तरीका था इसका, ये चीज भी याद होगा आप लोग को। नेक्स्ट इसके बाद में था माइनर। माइनर का मतलब क्या था? जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उसका रो और उसका कॉलम को क्या कर दो? डिलीट। अगर इनिशियल मैट्रिक्स से मतलब मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट मान लो कि 2 by 2 का है तो डिलीट करने के बाद बस एक एलिमेंट बचेगा, और जो एलिमेंट बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? माइनर, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 by 3 का सिचुएशन डिस्कस कर रहे हो तो एक एलिमेंट का रो कॉलम डिलीट करने के बाद में आपके पास में ओवरऑल और 4 एलिमेंट बचेगा। उस 4 एलिमेंट का आपको बनाना है 2 by 2 का डिटरमिनेंट, और उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका माइनर। ये माइनर का आइडिया था, आई होप याद है। और माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल क्या यूज करते थे हम लोग? एम, कैपिटल एम, ठीक है। माइनर के बाद में, ये माइनर का ही क्वेश्चन था, माइनर के बाद में आता था कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का ब्रॉड डेफिनेशन अगर कोई मेरे से पूछे तो कोफैक्टर का डेफिनेशन है कि सी आई जे इज इक्वल्स टू क्या बताऊं? -1 टू द पावर, याद है तो सब लोग बोलो, आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। ये फॉर्मूला था उसका। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने में देखो थोड़ा परेशानी आता है, कभी कभार याद रहता है, कभी हम भूल जाते हैं, कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। तो आप सबसे बेस्ट है कि इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके ऐसे याद रखो, ठीक है, कि आई प्लस जे जिस जिस पोजीशन के लिए इवन होगा उन पोजीशन पे क्या होगा कि -1 टू द पावर इवन नंबर, दिस पार्ट विल वैनिश एंड इट विल बिकम 1, ठीक है। एंड जिस जिस पोजीशन के लिए आई प्लस जे का वैल्यू ऑड होगा तो -1 टू द पावर ऑड नंबर क्या रहेगा? -1। तो ओवरऑल वी कैन सिंप्लीफाई इट एंड इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि सी आई जे इज इक्वल्स टू, जब जब आई प्लस जे का वैल्यू ऑड होगा तब तब नेगेटिव ऑफ माइनर। माइनर का जो भी आंसर है उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बिकम योर कोफैक्टर। और जब जब मान लो कि आई प्लस जे का वैल्यू इवन है उन सिचुएशन में क्या होगा कि माइनर और कोफैक्टर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। तो कोफैक्टर माइनर में क्या रिलेशनशिप है बताओ? जब जब आई प्लस जे ऑड तब तक कोफैक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ माइनर, और जब जब आई प्लस जे का वैल्यू इवन तब तक कोफैक्टर और माइनर सी। क्लियर मेरे ख्याल में? तो माइनर कोफैक्टर भी हम लोगों ने देख लिया था। फिर मेरे ख्याल में था प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, मेनली कोफैक्टर का ही प्रॉपर्टी, ठीक है। आ जाओ,
और प्रॉपर्टी ऐसा था हम लोगों का कि अगर आप किसी एक रो का एलिमेंट्स को चूज करते हो और उसके साथ में उसी का खुद का सेम पोजीशन का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर आप किसी एक रो का एलिमेंट्स लिए कोफैक्टर लेकिन किसी और रो का लिए, सेम रो का नहीं लिए, तो उस केस में पेयर वाइज प्रोडक्ट करके ऐड करने पर आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, ये आपका दो प्रॉपर्टी था जो इस पेज पे डिस्प्लेड था। वापस से देख लो, मैं बता देता हूं कि किसी भी एक रो का आप एलिमेंट्स ले लो और उन एलिमेंट्स वाले पोजीशन का ही यदि कोफैक्टर आप निकालते हो, निकाल के उनसे मल्टीप्लाई करते हो और इन सारे प्रोडक्ट को आप ऐड कर देते हो, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है, और अगर किसी और रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, एलिमेंट्स के साथ में और फिर ऐड कर दिया है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0। क्लियर है मेरे ख्याल में। इसमें बस एक बात याद रखना कि अगर आप एलिमेंट्स को रो में से पिक कर रहे हो तो कोफैक्टर भी आपको किसी दूसरे रो का ही लेना पड़ेगा। अगर आप मान लो कि रो 1 का एलिमेंट्स ले रहे हो और उसके साथ में कॉलम 1 का कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कूटपटांग आंसर आएगा, लेकिन दैट विल नाइदर बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉर इट विल बी 0। बस कुछ आंसर होगा बट इट हैज नो रेलेवेंस। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में ये वाला प्रॉपर्टी भी। इसके बाद में हम बस शायद क्वेश्चन ही कर रहे थे और कुछ थ्योरी नहीं पढ़ा था। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला था, ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा हाँ, थ्योरी थोड़ा सा और था, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता था बताओ, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, 0, उसको क्या बोलते थे, सिंगुलर। और जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन 0 उसको क्या बोलते थे, नॉन सिंगुलर। क्लियर है मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चन करते करते किसी एक पॉइंट पे जाके हम अटक गए थे यहाँ पे। ठीक है, मतलब रुक गए थे। अब इससे आगे बढ़ना है हम लोग। ठीक है, आज बहुत सारा क्वेश्चन करना है एंड देयर इज अ आइडिया कॉल्ड एडजॉइंट, उसको आज पढ़ के खत्म करें। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का बताओ मेरे को क्या होगा। इफ a is equals to this, find the determinant of the matrix structure this a square minus twice। ठीक है, a आपके पास में ये मैट्रिक्स अवेलेबल है और आपको इस स्ट्रक्चर का फाइनल डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा हुआ है, तो कैसे करोगे बताओ। मैं करता जाता हूं, आप लोग भी साथ में कॉपी करते जाना। a स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, a इंटू ए का डिस्क्रिप्शन क्या है आपके लिए, 1 3 2 1। दूसरे a का क्या हो जाएगा, 1 3 2 1। आया समझ। अब रो इंटू कॉलम याद है आप लोग को, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 3 2 6, मेरे ख्याल में 7 आएगा यहाँ पे। फिर रो इंटू कॉलम तो 3 और 3 6 हो जाएगा। रो इंटू कॉलम मेरे ख्याल में 2 और 2 4 हो जाएगा। रो इंटू कॉलम 6 और 1 7 हो जाएगा। ए स्क्वायर का आंसर तो ये आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई। तो ए स्क्वायर का आंसर हमारा आया 7647 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए का आंसर क्या आ जाएगा, 1321। सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 7 माइनस 2 इंटू 1 मेरे ख्याल में 5, 6 माइनस 2 इंटू 3 6 तो 0, 4 माइनस 2 इंटू 2 तो फिर से ये वाला 0 और 7 माइनस 2 इंटू 1 मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है। अब आपको चाहिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ 5 0 0 5 एंड बताओ क्या आंसर होगा इसका, 25 माइनस 0 दैट इज 20। ठीक है, करो फटाफट कॉपी करो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर का डिस्क्रिप्शन क्या था, डिटर्मिनेंट 0। एकदम फटाफट करते हैं आओ तो इसमें हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 2 3, दूसरा वाला 1 2 1, तीसरा वाला मेरे ख्याल में x माइनस 2 और 3, इसका वैल्यू होना चाहिए 0। कौन से रो से खोलूं बताओ, किसी से भी खोल सकते हैं, वैसे कॉलम 1 से खोलने का मन है, 3 से। ठीक है, कॉलम 3 से खोल लेते हैं। चलो अगर इससे खोलोगे तो पहला पोजीशन मेरे ख्याल में इवन है तो प्लस रहेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ रो गया कॉलम गया, ये क्या आना चाहिए बताओ, 1 2 x और माइनस 2। नेक्स्ट वाले में नेगेटिव है तो -1 इंटू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में 1 -2 और x -2। और थर्ड वाले में +3 इंटू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में 1 -2 और क्या रहेगा बताओ, 1 और 2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू आना चाहिए 0। नाउ इट विल बिकम 3 होल थिंग इंटू -2 -2x। ठीक है, ये वाले में -1 इंटू -2 + 2x। ठीक है, ये वाले में हो जाएगा मेरे ख्याल में +3 इंटू 4 शायद, क्या दिस इक्वल्स टू 0। खोल दोगे पूरा तो -6
माइनस 6x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में माइनस 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, और ये दोनों मिला के भी माइनस 8x आ रहा है शायद, तो माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अपन कह सकते हैं कि माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 8, और काट पीट करने के बाद x इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1। करो कॉपी करो फटाफट। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा होगा, तो सब लोग कोशिश करना कि मेरे साथ ही रहो, अपना अपना नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर x प्लस 1 माइनस 3 4 फिर माइनस 5, अच्छा माइनस 3 4 माइनस 5 x प्लस 2 2 फिर नेक्स्ट 4 माइनस 2 और x माइनस 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ब्रेक करना है मेरे को, फर्स्ट रो से कर लेते, क्या हो जाएगा बताओ। x प्लस 1 होल्डिंग इन टू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में अंदर बचेगा अपने पास x प्लस 2 2 माइनस 2 x माइनस 6। नेक्स्ट वाले में ये खुद माइनस 3 है और एक फॉर्मूला का भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, प्लस 3 इंटू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में माइनस 5 2 4 x माइनस 6। फिर नेक्स्ट होगा मेरे ख्याल में माइनस, अच्छा माइनस नहीं सॉरी प्लस 4 इंटू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में माइनस 5 x प्लस 2 और यहां पर 4 और माइनस 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक बार मिला लो कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका। दिस एम्प्लाइज x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर यहां बचेगा हमारे पास दिस इंटू दिस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस माइनस 2 इंटू 2 मेरे ख्याल में रहेगा माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 6 और माइनस मेरे ख्याल में 8, फिर यहां पर प्लस 4 इंटू 5 टू जा 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, ऐसा कुछ रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक सबका हो जाए तो बताओ, एक बार आगे बढ़ते हैं। फिर चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं, देखो दिस एम्प्लाइज x प्लस 1 होल्डिंग इन टू, देखो इस वाले का आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4, 8 हुआ क्या, एक सेकेंड रुको, 8 तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, 8 आ रहा है। देखो मैं यहां तोड़ के भी दिखा देता हूं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 है, राइट। खोलोगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में, अच्छा 8 आ रहा है इसके वजह से बोल रहे थे क्या शायद, तो मिला के 8, हाँ ठीक है फिर तो आ ही जाएगा, लेकिन 8 फिर भी नहीं आएगा शायद। चलो मैं तोड़ के दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, अच्छा हाँ मैं यहाँ गलत कर रहा था, माइनस 12 होना चाहिए, माइनस 12। ठीक है, और माइनस 12 के बाद में यहां से प्लस 4 रहेगा, तो प्लस 4। नेक्स्ट पार्ट में देखो प्लस 3 इंटू, इसको जब अंदर ले जाओगे तो माइनस 5x और प्लस 30, तो माइनस 5x प्लस 30 और वहां से रहेगा मेरे ख्याल में माइनस 8, अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर देंगे, और यहां से रहेगा मेरे ख्याल में प्लस 4 इंटू 10 माइनस 4x माइनस 8 शायद, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से सिंप्लीफाई करना है तो x प्लस 1 होल्डिंग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 प्लस 3 इंटू मेरे ख्याल में माइनस 5x और प्लस 22, और यहां से मेरे ख्याल में प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4x, दिस इज इक्वल टू 0।
अब x प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो थोड़ा लंबा सा पड़ेगा। देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। एक बार x से सबको मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और खोल दिया पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। ये वाले पार्ट से क्या आएगा बताओ, माइनस 15x और प्लस 66, और ये वाले पार्ट में मेरे ख्याल में प्लस 8 और माइनस कितना 16x। दिस इज इक्वल टू 0। देखो एक बार यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये वाला x से एक बार मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, और एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, क्लियर है यहां तक पूरा। क्या क्या कट रहा है बताओ एक बार। 8 और माइनस 8 कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या? हाँ, और कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, अब देखते हैं क्या बचा है फिर। एक्स क्यूब माइनस कितना, देखो माइनस 4x स्क्वायर यहां पे है और है एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर माइनस 8x माइनस 4x माइनस 12x माइनस 43x, और वहां से प्लस 66 इक्वल टू 0। देखो इसके अंदर में ये वाला हमने गलती से -2 ले लिया था, इसको होना चाहिए था 1। ठीक है, ये मान के एक बार डिटरमिनेंट ब्रेक करो तो इन दोनों पेज को मैं डिलीट ही कर देता हूं। चलो 1 मान के ब्रेक करना है इसको। हाँ, x प्लस 1 इंटू, मेरे ख्याल में इनका प्रोडक्ट हो जाएगा x प्लस 2 इंटू ये x प्लस 2 2 1 और x माइनस 6 प्लस 3 इंटू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में -5 2 4 और x माइनस 6, और -4 माइनस नहीं प्लस 4 इंटू मेरे ख्याल में -5 फिर x प्लस 2 4 और 1। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0। अगले पेज पे यहां रहेगा बाहर हमारे पास x प्लस 1 होल्डिंग इंटू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 और -2। ठीक है, प्लस एक बार वेरीफाई भी करते जाना कि मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। -5 इंटू एक्स माइनस 6 और माइनस मेरे ख्याल में 8, और यहां रहेगा प्लस 4 इंटू मेरे ख्याल में -5 -4 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, दिस इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए। खोलोगे तो x प्लस 1 इंटू इसका प्रोडक्ट आया था अपना एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 और -2, यहां से प्लस 3 इंटू -5x प्लस 30 और -8, और यहां से प्लस 4 इंटू -5 -4x -8। दिस इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा x प्लस 1 होल्डिंग इंटू यहां से आएगा एक्स स्क्वायर -4x -14, फिर प्लस 3 इंटू -5x प्लस 22, यहां से प्लस 4 इंटू आई थिंक -4x और -13। दिस इक्वल टू 0। -5 -8 है ना। ठीक है, अच्छा खोलने पे अब देखो x से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x क्यूब -4x स्क्वायर -14x, और 1 से करोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर -4x -14, यहाँ पर -15x प्लस 66 और माइनस आई थिंक 16x, और यहाँ से आ जाएगा कितना -52 शायद। दिस इक्वल टू 0। अब देखो कि ये जो 66 आया ना, -14 -52 और प्लस 66, ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बचा हमारे पास में x का क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2 टर्म है तो सिंप्लीफाई हो गया -3x स्क्वायर, फिर -14x -4x तो -18x, और -18 -15 तो -33 शायद। ठीक है ना, और -33 -16
तो -49 चलेगा। तो ये हो जाएगा -49x = 0। देखो यहां तक पहुंचो सब लोग, और क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो जस्ट एक वैल्यू गलत होने की वजह से कैलकुलेशन में ऐसा फंसा रहा था हम लोग का। ठीक है, क्लियर यहां तक आ गया सबका? इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बताता हूं। चलो सब लोग देखो बोर्ड की तरफ एक बार और ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं। जनरली अगर क्यूबिक इक्वेशन में यहाँ प्लस में कुछ रह जाता है ना, तो इसको सॉल्व करने का एक बिल्कुल ही मतलब ऊट पटांग सा तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, वो भी जब हम एओडी पढ़ेंगे तो 2-3 क्वेश्चन में वैसा सिचुएशन आएगा, तो मैं रिकॉल करा दूंगा आप लोग को कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बार 1 डाल के देखेंगे, 2 डाल के देखेंगे कब 0 आता है, फिर हमको पता चलेगा कि अगर 1 पे 0 आया तो x - 1 उसका फैक्टर होगा, फिर साइड में डिवाइड करके, बहुत नौटंकी है उसमें, लेकिन उसका हमको आज जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो क्यूबिक इक्वेशन बना है हमारे लिए उसमें से x तो साफ साफ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आ रहा होता, जो पिछले बार अभी बन रहा था गलत क्वेश्चन की वजह से, तो उसमें फिर हमको फैक्टर थ्योरम के थ्रू जाना पड़ता सॉल्व करने के लिए। आया बात समझ? लेकिन अभी वाले क्यूबिक इक्वेशन में से क्या हो रहा है, x कॉमन आ रहा है आपका, तो एक बार आप लोग कुछ लिखना मत, इस चीज को अच्छे से देखो एक बार सॉल्व कैसे होगा ये। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा बताओ? बोलो आप लोग, बोलो x² - 3x और क्या -49 = 0। आया बात समझ? अब दो कभी भी वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 हो तो तरीका ये होता था, या तो आपका पहला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 और या फिर आपका क्या दूसरा एक्सप्रेशन = 0। ऐसा सिचुएशन होता था, ये याद है आप लोगों को? तो एक आंसर आपका हो गया यहाँ पर x = 0। अब देखो एक बचपना वाला काम भी है, कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि x को हम धक्का मार देंगे तो 0/x वो गायब हो जाएगा, लेकिन आप ये जो धक्का मारने वाला काम है ना, ये कांस्टेंट के साथ में कर सकते हो, वेरिएबल के साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हो उसका भी साफ साफ एक्सप्लेनेशन ये है कि x जब वेरिएबल है तो x का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है, और 0 को आप 0 से ही डिवाइड कैसे करोगे? अगर यहाँ 5 या 4 या 10 कुछ वैसा नंबर होता तो 0/5 का वैल्यू 0, 0/10 का वैल्यू 0, 0/7 का वैल्यू 0, तो उस सिचुएशन में इशू नहीं आता हमको। लेकिन अगर यहाँ पर वेरिएबल है तो आप वेरिएबल को 0 के नीचे धक्का नहीं मार सकते, इसीलिए आपको ऐसे खोलना पड़ेगा इसको। तो एक आंसर आपका क्या हो गया 0। दूसरा आया आपके पास में ये सिचुएशन जो है एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का सिचुएशन। तो मोस्टली जब भी आपको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का सिचुएशन मिलेगा तो यू विल सी कि इसके अंदर में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अच्छे से अप्लाई हो जाता है और मस्त आंसर आ जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई ना हो या आपको उस मोमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो इस टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने का नेक्स्ट तरीका होगा, ये क्लास 10 का है और यही तरीका सिखाने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था आप लोग के लिए। ax² + bx + c = 0। Any equation of this format can be solved by the formula x = -b ± √√ b² - 4ac / 2। ठीक है, तो अगर मिडिल टर्म लगा तो अच्छा बात है, और यदि मिडिल टर्म उस टाइम पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाले फॉर्मूला के रास्ते जा सकते हैं। यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट मिडिल टर्म नहीं लगेगा, आप नहीं सोच पाएंगे, बहुत मुश्किल आएगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला रास्ता लगा लेंगे और देखो फटाफट के आंसर कैसे आ जाएगा। तो x = -3 ± √√ क्या हो जाएगा बताओ? -3 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -49 डिवाइडेड बाय 2 × 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 ± √√ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9, और 4 × 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा 196। तो 9 + 196 अपॉन में कितना 2, और 9 और 196 कितना हो जाएगा 205। तो दिस इज इक्वल्स टू 3 ± √205 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल आपके पास में ओवरऑल 3 आंसर आया। एक आंसर आया आपका 0, दूसरा आंसर आया आपका 3 + √205/2 और थर्ड आंसर 3 - √205/2। ठीक है, मेन इसमें जो सीखने लायक चीज था वो ये था, और दूसरा था कि भारी भरकम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो तो घबराना नहीं है, आंसर देखो आता है, आपको बस सही रहना और सवाल को भी सही रहना, वो भी जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर अटक सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में हो गया सबका? कॉपी करना अभी। देखो आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन इतना हैवी नहीं है, कंपैरेटिवली सिंपल है, आप लोग फटाफट करने का ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अभी तक सारे में सिंगुलर सिंगुलर कर रहे थे, इसमें है नॉन सिंगुलर, तो क्या होगा बताओ? डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। आप ना इस स्ट्रक्चर को एक बार कॉपी कर लो, मेरे को अगले पेज में थोड़ा गाइड कर देना।
हो गया कॉपी? चलो बताओ तो क्या था? 3 माइनस 2x, बगल वाला x प्लस 1, नीचे वाला 2 और 4। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 कि नॉट इक्वल टू 0? नॉट इक्वल टू 0। ऐसा हम फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये कौन से ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? 2/2। तोड़ने का तरीका क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस कॉन्जुगेट डायगोनल। तो मेरे ख्याल में ऐसा आना चाहिए कि 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। खोल दोगे तो 12 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, 8x और 2x मिला के मेरे ख्याल में 10x और 12 और 2 मिला के भी शायद से 10। तो 10 माइनस 10x नॉट इक्वल टू 0। सो आई कैन से कि माइनस 10x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10, राइट? अब दोनों तरफ से माइनस 10 गया, x इक्वल टू क्या है आपके? नॉट इक्वल टू 1। इस आंसर को कैसे लिखोगे? मतलब देखो, अभी तक जैसे इसमें हमारा 3 आंसर आया तो हम बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 0, कॉमा x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट अंडर 205/2, कॉमा x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट अंडर 205/2। बट इस क्वेश्चन में x को क्या लेना है वो नहीं आया, इसमें x को क्या नहीं लेना है वो आया। क्या नहीं लेना है आपको? 1 नहीं लेना, और 1 को छोड़ के बाकी सब कुछ ले सकते हो। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, देखो कि x इज इक्वल्स टू पूरा रियल नंबर माइनस 1 लेना मना है, ठीक है? r माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1। क्लियर हुआ आइडिया? हाँ, इसको सेट तो नहीं है ये, मतलब अकेला 1 नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो कि इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज अदर देन 1, ठीक है? क्लियर मेरे ख्याल में? अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसको खुद से ट्राई करो, बहुत इजी। चलो देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले क्लियर कर लो कि ये सिंबल क्या चीज का है, माइनर का कि कोफैक्टर का? माइनर का। तो M11 का मतलब क्या है कि रो कॉलम डिलीट करो, जो बचेगा वो माइनर है इसका। तो इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा? 4 माइनस M22 का मतलब रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में -2, ठीक है? M21 का मतलब ये 2 पोजीशन है, रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में 1। और M12 का मतलब ये वाला पोजीशन, रो गया कॉलम गया, क्या आ जाएगा? -2। तो ऊपर आएगा मेरे ख्याल में 6, नीचे आएगा -1, कुल मिला के -6 आना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर? एक बार और बोल दूं? श्योर? चलें आगे फिर। सनिधि क्लियर है? नेक्स्ट इसको देखो। इफ aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट aij ऑफ द डिटरमिनेंट दिस, देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। इसका क्या मीनिंग इंटरप्रेट करते पहले ये बताओ। ये वाला तो हो गया एलिमेंट और ये वाला हो गया उसका कोफैक्टर। अब 3 2 का कोफैक्टर अगर चाहिए तो 3 2 पोजीशन कौन सा है सोचो? ये वाला शायद। तो रो गया और कॉलम गया, ठीक है ना? और ये पोजीशन कैसा है? ऑड पोजीशन की इवन पोजीशन? 3 + 2 का वैल्यू 5, यानी कि ऑड पोजीशन है। तो जो बचा हुआ नंबर है उसका पहले माइनर निकाल लो। 2 5 6 4 ना, तो 8 माइनस 30 कितना आ जाएगा? -22। लेकिन सिंस ये ऑड पोजीशन है तो -22 को फैक्टर होगा कि साइन चेंज करना होगा? साइन चेंज करना होगा। क्या हो जाएगा? 22। तो मेरा आंसर होना चाहिए a32, ये स्मॉल a32, इसका खुद का आंसर है 5, और कोफैक्टर हमने मन में कैलकुलेट किया, कितना आया? 22। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 110, ठीक है? कोफैक्टर का देखो फिर से बता देता हूं, पोजीशन देख लो, ऑड है कि इवन है समझ लो, फिर उसका माइनर निकाल लो। अगर इवन था तो जो माइनर आया वही कोफैक्टर होगा, और अगर ऑड था जब जो माइनर आया उसका क्या करोगे? साइन चेंज। अगर पॉजिटिव आया रहेगा तो नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव आया रहेगा तो पॉजिटिव कर दोगे। क्लियर है पक्का ये वाला भी? चले आगे यहां से। हाँ, माइनर के टाइम पर क्यों मल्टीप्लाई हो कोई भी चीज? माइनस दिस, तो -22 आ गया, ठीक है? और उसके बाद में कोफैक्टर अगर निकालते हो तो कोफैक्टर का मेन फॉर्मूला क्या था? देखो तुम, अगर फॉर्मूले से भी जाना है, यही था ना? ये कितना आ गया और इसका वैल्यू कितना होगा? मिलाया कितना हो जाएगा अगर फॉर्मूले से जाते हो? सुनो एक बार 2 मिनट ना सब लोग इस तरफ देखो।
सुनो ध्यान से सुनो, कोफैक्टर के लिए देयर आर टू थिंग्स, आइदर यू कैन गो बाय द एक्चुअल फार्मूला। एक्चुअल फार्मूला सेज कि कोई भी कोफैक्टर इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस जे इनटू माइनर ऑफ दैट पोजीशन। बाकी मेरे को ये फार्मूला टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बार बार इतना कौन कैलकुलेशन करेगा। तो मेरा तरीका ये है, मैं अपने दिमाग में ऐसे सोचता हूँ कि पोजीशन का i और j का सम पहले नोटिस कर लो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सॉरी ऑड है कि इवन। अगर मान लो कि i प्लस जे का वैल्यू ओवरऑल इवन आता है तो उस पोजीशन का माइनर और कोफैक्टर होगा सेम। सेम क्यों होगा? क्योंकि i प्लस जे अगर इवन हो गया तो -1 टू द पावर इवन नंबर तो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज कर लो कि i प्लस जे का वैल्यू आया ऑड, तो उस केस में क्या होगा कि ये -1 अटक जाएगा और वो क्या करेगा कि माइनर के आंसर का साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि पहले पोजीशन को अच्छे से देख लो, i प्लस जे के वैल्यू को नोटिस कर लो, अगर इवन आया तो उस पोजीशन का माइनर निकालो एंड सेम नंबर विल बी योर कोफैक्टर एज वेल, और अगर ऑड आया तो माइनर निकालो, और अगर पॉजिटिव आया तो कोफैक्टर को नेगेटिव कर दो, और अगर नेगेटिव आया तो कोफैक्टर को पॉजिटिव कर दो। साइन चेंज करना है इफ i प्लस जे इज इक्वल्स टू अ ऑड नंबर। क्लियर है मेरे ख्याल में? अभी ठीक है या अभी भी कंफ्यूजन? चलो ठीक है, देखो अब मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला। इसको देखो एक बार, इसका आंसर बताओ अगर याद है तो। आज ही इसका आइडिया भी रिवाइज करवाया था। देखो एक क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का? 3 into 3 के ऑर्डर का। तो मैंने आपको बोला था कि इस सिचुएशन में जब आप 2a में से 2 को बाहर निकालेंगे तो सिंस a के पास में 3 रो 3 कॉलम अवेलेबल है, तो ये 2 कितने लाइन से बाहर आएगा? 3 लाइन से बाहर आएगा। और कितने बार बाहर आएगा? फिर 3 बार बाहर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का आंसर कितना दे रखा है? 7। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 8 into 7 दैट इज इक्वल्स टू 56। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, क्लियर है पक्का? ऐसा ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़ा ऑरली आंसर बताने का ट्राई करूं। ए सपोज करो कि 4 into 4 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए का खुद का वैल्यू है 2, और मेरे को चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ थ्राइस ए। क्या हो जाएगा? 3 to the power 4 into determinant of a, so 81 into 2 that is equals to 162। वेरी गुड, अप्लाई करना समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई इशू नहीं है? ओके। उसके बाद में है ये खतरनाक सा क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ लो एक बार। राइट द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ठीक है। एक बार आप लोग प्लीज लिखना बंद करो सब लोग। इस क्वेश्चन में मैं करूंगा इसको, आप अच्छे से देखते रहना। माइनर आई विल नॉट डिस्कस, ये चलो माइनर भी दिखाई देता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल इसको आज एकदम अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आज के बाद इशू नहीं होना चाहिए। एक बार इसको पढ़ के बताओ तो क्या क्या? पहले लाइन में 104, दूसरे लाइन में 3 5 -1 और 0 1 2। अभी सुनना ध्यान से, पहले मैं आपको नॉर्मल मैनुअल तरीका दिखाऊंगा माइनर निकालने का भी और कोफैक्टर निकालने का भी, एंड देन आई विल टीच यू अ ट्रिक जिससे आप क्या है कि सारे जगहों का कोफैक्टर एक शॉट में निकाल सकते हैं और बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत की, ठीक है। पहले लेकिन मैनुअल तरीका भी देख लो, क्योंकि अगर आपको सारे पोजीशन का कोफैक्टर नहीं चाहिए हुआ, कोई एक पोजीशन 2 पोजीशन का चाहिए हुआ, फिर आपको मैनुअल तरीका ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तरीका मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। माइनर का तरीका ये है कि जिस पोजीशन का माइनर चाहिए उससे एसोसिएटेड रो कॉलम को डिलीट कर दूं, 4 और एलिमेंट बचा हुआ होगा, दे विल फ्रेम अ 2x2 का मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू निकाल लो, व्हाटएवर वैल्यू कम्स अप वही आपके माइनर का आंसर है। क्लियर है? तो पहले फटाफट मेरे को माइनर बताओ तो इसका। एक सेकेंड, हाँ एक और इसको कॉपी करके रख लेता हूं, बाद में काम पड़ेगा। चलो बताओ तो मेरे को M11 का आंसर क्या होगा? कैसे निकाला? जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए बता देता हूं। देखो ये लाइन और ये लाइन को डिलीट कर दिया, अब जो बचा हुआ 4 एलिमेंट है उसका हम लोग निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो इसका डिटर्मिनेंट चाहिए 5 - 1 1 2, 10 + 1 कितना आ जाएगा? 11। आया समझ? M12 क्या निकलेगा बताओ? रो गया कॉलम गया, बताओ 6 -0 क्या हो जाएगा? 6। M13 कितना आएगा? अब धीरे धीरे आप लोग ना एफर्ट लगाओ, लिखो मत, मेरे को आंसर बताने का ट्राई करो फटाफट। रो गया कॉलम गया, क्या आएगा? 3 - 0 तो कितना हो जाएगा? 3। और माइनर में कभी साइन चेंज नहीं करना होता, जो आया वैल्यू बस वही आंसर है। M21 बताओ क्या हो जाएगा? फास्ट, रो गया कॉलम गया, 0 - 4 कितना? -4। M22 बताओ, रो गया कॉलम गया, 2 - 0 तो कितना आ जाएगा? 2। फिर कोफैक्टर बताओ, सॉरी क्या बोल रहा हूं, माइनर ही बताओ, 2 3 का क्या हो जाएगा बताओ?
रो गया कॉलम गया, रो गया कॉलम गया, 1 माइनस 0 कितना रहेगा 1। वेरी गुड। नेक्स्ट M31 बताओ, रो गया कॉलम गया, 0 माइनस 20, आई थिंक माइनस 20, फिर क्या होगा बताओ M32, तो रो गया कॉलम गया, क्या होगा माइनस 1 माइनस 12, आई थिंक माइनस 13, फिर बताओ रो गया कॉलम गया, 5 माइनस 0 आई थिंक 5, M33 का आंसर कितना हो जाएगा 5। यहां तक सारा क्लियर हुआ, ये हो गया आपका माइनर। अब कोफैक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, देखो हम इसी पेज में कोफैक्टर भी लिख सकते हैं अपने आइडिया से। कोफैक्टर का मैंने आपको बोला था कि I प्लस जे का वैल्यू, ठीक है द्विशा चारवी, अब गलत हो गया क्या, रो गया कॉलम गया तो 1 माइनस 0, ये है ना 2 3, ठीक है। चलो देखो एक बार, ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में सारा माइनर पूरा समझ में आ गया। कोफैक्टर के लिए जो मैंने आपको शॉर्टकट वाला आइडिया बताया ना, वो आइडिया ये बताया था मैंने आपको कि आप I प्लस जे का वैल्यू नोटिस करो, अगर आपके ऑड आया है तो जो भी माइनर आ रखा है उसका साइन चेंज करना है, और यदि वो आपके इवन आया है तो जो भी माइनर आ रखा है वो आपका सेम टू सेम रहेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो ये आपका माइनर का वैल्यूज है। फिर आप 1 प्लस 1 का वैल्यू ऑड होगा इवन होगा ये भी सोच सकते हो। मुझे वो सोच सोच के फटाफट C11 बताओ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम क्यों होना चाहिए बताओ, क्योंकि इवन पोजीशन है इसलिए। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना पक्का। नेक्स्ट वाला C13 C21 C22, ये 2 है तो वो -2 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, हाँ माय बैड, इवन पोजीशन है तो सेम रहेगा 2। C23 ये साइन चेंज हो जाएगा -1। C31 इवन पोजीशन है सेम तो -20। C32 साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑड पोजीशन है। और लास्टली C33 कितना हो जाएगा 5। कोई कंफ्यूजन की क्लियर है, वो क्लियर है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये जो है ये ओवरऑल थोड़ा लंबा तरीका है अगर आपको सारा कोफैक्टर चाहिए, और आगे चल के हम जो एडजॉइंट वगैरह का आइडिया देखेंगे ना तो उसमें तुमको सारा कोफैक्टर ही चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो सारे कोफैक्टर को एक साथ, अच्छा ये साइन का भी थोड़ा सा लफड़ा लोचा तो है, डेफिनेशन में कितने अच्छे से समझा दूं, लेकिन देयर इज अ चांस कि मतलब आप गलती कर लोगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक और दूसरा तरीका है जिसके हेल्प से आप ये साइन वाइन को टोटली इग्नोर करके भी सारा कोफैक्टर एकदम सही से निकाल सकते हैं। अब वो तरीका क्या है, कैसे अप्लाई होता है उसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था हमारा, इसका आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, देखो आप ऐसे लिखोगे इसको, ध्यान से देखना। 104 मतलब पहले तो रिपीट ही करना है पूरा, 3 5 -1, फिर क्या होगा बताओ 0 1 2, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे और उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे, ठीक है। ये है आपका कॉलम 1, एक बार इसको फिर से लिखिए 1 3 0 बैक। कॉलम 2 फिर से लिखिए क्या होगा 0 5 1। ये मैंने आपको डिटरमिनेंट का भी एक शॉर्टकट बताया था कि ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। अब उससे ये थोड़ा अलग है, लेकिन यहां तक तो समझ में आ गया। अब चेंज करने के बाद में ध्यान से देखो कि आपका रो 1 क्या है, उसको रिपीट करना नहीं चाहिए। 1 0 4 1 0, और रो 2 क्या आया है 3 5 -1 3 5। क्लियर है। पहले इसको और इसको साइड में लिखना है, फिर रो 1 और रो 2 को वापस नीचे लिखना है, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास तो ऑप्शन है, आपके पास नहीं भी रह सकता है, तो आप सिंपली इग्नोर कर दीजिएगा, ये काट दीजिएगा। आपको कॉलम 1 और रो 1 ये मिटा देना, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। अब क्या होगा देखो, ध्यान से देखना एकदम सिस्टमैटिकली। ये पोजीशन सुनो, प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत हो, मैं डांटना नहीं चाहता हूं, बस चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से सुन लें, समझ लें इस चीज को। या येलो ले लेते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पहला 4 एलिमेंट है ना, ये मिलके आपको C11 देगा, ये 4 एलिमेंट आपको मिलके C12 देगा, ये 4 C13 देगा। सिमिलरली ये नीचे का 4 मिलके आपको देगा C21, ये 4 मिलके आपको देगा C22। ये मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये लोग मिलके देगा C22, ये लोग मिलके देगा C23, ये लोग चारों मिलके देगा आपको C31,
ये लोग चारों मिलकर देगा C32 और ये लोग चारों मिलकर देगा C33। आपको कोई साइन वाइन का ध्यान नहीं रखना, अब देखो कि अपने आप ही मैच करेगा। मैं भी करके दिखा देता हूं। जहां जहां जो मैंने लोकेट करवाया है उसको प्लीज ध्यानपूर्वक देखिएगा, दिख रहा होगा मेरे ख्याल में। बताइए मेरे को C11 का आंसर क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? 5 2 10 और माइनस माइनस प्लस तो अल्टीमेटली 11। C12 का आंसर बताऊं? 0 -6, मेरे ख्याल में -6। C13 का आंसर बताओ? 3 - 0 तो मेरे ख्याल में 3। ठीक है, नेक्स्ट C21 का आंसर ध्यान से देख लो। C21 का आंसर 4। C22 का आंसर 2 - 0 मेरे ख्याल में 2। C23 का आंसर 0 -1 -1। C31 का आंसर मेरे ख्याल में -20। C32 का आंसर मेरे ख्याल में 12 + 1 13 और C33 का आंसर मेरे ख्याल में 5। ठीक है, और एक शॉट में आपको पूरा आ जाएगा और कोई साइन वाइन कुछ भी आपको याद नहीं रखना एंड यू कैन मैच कि सेम आ रहा होगा। देखो 11 - 6 3, 11 - 6 3, फिर 4 2 -1, 4 2 -1, फिर -20 13 5, -20 13 5। ठीक है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये मेथड ना तभी काम का है जब आपको सारा कोफैक्टर एक साथ चाहिए। अगर उतना नहीं चाहिए तो फिर इतना क्या डिजाइन बनाते रहोगे। ठीक है, तब आप मैनुअली ही कर लो जो आपको आता है, और मैनुअली भी अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो ठीक है, कुछ कर लो इसमें से मैनुअली, चाहे वो तरीका वाला। कौन सा लिखोगे? मैनुअली वाला लिख लो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला हेडिंग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैं पहले दिखा देता हूं कि ये क्या होता है, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन एक लाइन के लिखेंगे, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, मेरे को ना एक 3x3 का जनरल मैट्रिक्स होता है, ये 2x2 का ही बता दो क्या होगा। A11 फिर क्या होगा, A12 फिर क्या होगा, A21 फिर क्या होगा, A22। ये हो गया मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आप बना सकते हैं कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स। कैसे? इन सारे पोजीशन का कोफैक्टर ढूंढ के, तो C11 C12 C21 और C22। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये जो है इसको मैं बेकार मैट्रिक्स बोल के ही एड्रेस करूंगा, इसका खुद का कोई रेलिवेंस कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये कैसा मैट्रिक्स है बताओ हमारे लिए? बेकार मैट्रिक्स। लेकिन अगर इसी चीज का आप ट्रांसपोज ले लेते हो, क्या ले लेते हो? ट्रांसपोज। अब इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा बताओ? ये देखने में ऐसा हो जाएगा C11 C12 C21 C22। आया बात समझ? इसी चीज को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स होगा, सारे एलिमेंट्स को अपने अपने कोफैक्टर में कन्वर्ट कर दो बाय फाइंडिंग कोफैक्टर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोजीशंस एंड व्हाटएवर न्यू कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स वी गेट उसका मेरे को लेना है ट्रांसपोज। ठीक है, तो कोई अगर मेरे से ये भी पूछे ना कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो उसका आंसर है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। देखो, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ द व्हिच मैट्रिक्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि सारे पोजीशन का आप सिंपली प्रेम प्यार से क्या निकाल लीजिए? कोफैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन सारे पोजीशन का जब कोफैक्टर निकाल के मैट्रिक्स आप निकालिएगा तो वो अपने आप में बेकार मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स का आपको लेना क्या पड़ेगा? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद में जो बनेगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉइंट। मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए कितने पार्ट में काम करना है? 2 पार्ट। पहले सारे एलिमेंट का क्या निकालना है? कोफैक्टर। और कोफैक्टर जब सबका निकल जाएगा तो उस वाले मैट्रिक्स का क्या करना है? ट्रांसपोज। आया बात समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? अब इससे एसोसिएटेड एक दो छोटा छोटा बात है, नोट है, उसको थोड़ा समझो, प्लीज ध्यान से देखना, बाद में मैं शॉर्टकट समझा दूंगा आपको। ठीक है, लेट्स से कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 5 2 7 3 लिखा हुआ। ठीक है, मेरे को इसका एडजॉइंट चाहिए, पहले एक बार मैनुअल तरीके से निकालते। ठीक है, बताओ तो मेरे को M11 क्या होगा? 3 फास्ट। हाँ, M22 या सॉरी M12 7 मेरे ख्याल में, M21 को फैक्टर नहीं है बेटा, अभी कंफ्यूज मत करो। M21 क्या हो जाएगा बताओ? 2 और M22 क्या हो जाएगा? 5। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इनको देख के ऑड इवन का थोड़ा सा आइडिया लगा के मेरे को कोफैक्टर बताओ। C11
अच्छा मैं सीधा लिख ही लेता हूं यहाँ पे, बताओ तो एक बार। 3 फिर 5, ये क्या है? कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स या बेकार मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या है ये? बेकार मैट्रिक्स। इसको काम का कैसे बना सकते हैं? ट्रांसपोज लेके। तो यहां पर एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 3 -7 -2 5। ठीक है, अब मैं कुछ दिखा रहा हूं, ध्यान पूर्वक उसको सब लोग देखेंगे और अच्छे से सोचना कि क्या हो रहा है। इसको देखो और इसको देखो, और क्या दिख रहा है वो बताओ। एलिमेंट इंटरचेंज हो गया बस। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ध्यान से डायगोनल पे आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एलिमेंट ही इंटरचेंज हुआ है, साइन का कुछ नहीं हुआ। आया बात समझ? क्लियर है पक्का? और आओ नॉन डायगोनल को एक्सप्लोर करते हैं। तो नॉन डायगोनल पे इफ यू सी तो ये विल फाइंड कि ये पहले ऐसा था और अब ये ऐसा है। क्या डिफरेंस है बताओ? साइन चेंज हुए। नाउ दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक ऑफ फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ एनी 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, कि डायगोनल के अलोंग आपको क्या करना है बताओ? एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, और नॉन डायगोनल या फिर कॉन्जुगेट डायगोनल के अलोंग क्या करना है? साइन चेंज करना है। तो इतना ड्रामा बिना किए भी आप इसका एडजॉइंट मेरे को फटाक से बता सकते थे। ठीक है, आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा एक बार मैं चेक करता हूं कि कितना आया। लेट्स से कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 5 7 2 15। क्या होगा एडजॉइंट? 15 -7 -2 5। आया समझ कि नहीं आया समझ? इतना इजी है एडजॉइंट निकालना। क्लियर है पक्का? और किसी 3x3 का जब निकालना होगा ना, तो देखो आप देख लेना, अगर आपको मैनुअल ज्यादा इजी लगता है तो आप मैनुअल तरीके से करना, और या फिर मैंने एक शॉर्टकट बताया आपको जिसमें साइन का आपको कोई केयर लेने का जरूरत नहीं है। आप बस स्ट्रक्चर क्रिएट करो और फटाफट फटाफट 4 ले लेके आपको कोफैक्टर मिलता जाएगा। लेकिन अगेन कोफैक्टर से बनने वाला जो मैट्रिक्स है, याद रखना कि दैट इज नॉट एडजॉइंट। एडजॉइंट बनाने के लिए उस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का क्या लेना पड़ेगा मेरे को? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखो डेफिनेशन लिखो पहले। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स is defined as, adjoint of a matrix is defined as transpose of the cofactor matrix. Adjoint of a matrix is defined as transpose of the cofactor matrix. Transpose of the cofactor matrix. ठीक है, फिर ये सब ऐसे ड्रामा है देखो कि ये जैसे A है, इसका सारा का सारा कोफैक्टर निकालो तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेकार मैट्रिक्स। लेकिन इसका जब हम क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आगे लिखो नोट। नोट में लिखो इफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, इफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22, then adjoint A is equals to, adjoint A is equals to A22। देख लो यहाँ पे A22 नेगेटिव ऑफ A12 नेगेटिव ऑफ A21 और A11। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? बाकी ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। कैसे याद रखेंगे इसको? डायगोनल के अलोंग क्या करेंगे? एलिमेंट्स को इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल पे क्या करेंगे? साइन चेंज। क्लियर मेरे ख्याल में? हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि एडजॉइंट हमको बहुत बड़े बड़े सिचुएशन में फाइंड करने के लिए आ सकता है, मतलब देयर इज अ वेरी लार्ज क्वेश्चन एंड एडजॉइंट निकालना उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ऑलरेडी द सोल्यूशन इज टू लॉन्ग, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम अपना बचा लो तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो आगे। ओके, नेक्स्ट लिखो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट of a matrix, properties of adjoint of a matrix। ठीक है, देखो ध्यान से मेरी तरफ देखो। प्रॉपर्टी तो बस एक ही लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, और बाकी फिर मैं लिखवाऊंगा कि सम यूजफुल रिजल्ट्स, उसमें 7-8 रिजल्ट। ठीक है, ये सारा रिजल्ट पे ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। दिस रिजल्ट्स आर लाइक दिस, जो अपन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना। देखो कि ए सपोज करो कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है। मान लो कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 4 है और आपको चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ 5a का आंसर। अब यदि किसी को वो रिजल्ट नहीं पता है ना, जो मैंने आपको समझा रखा है, तो वो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएगा,
क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी रिजल्ट पे ही बेस्ड है। ठीक है, क्या होगा आंसर यहाँ पर बताओ? 5 का क्यूब बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इट इज गोइंग टू बी 5 क्यूब इंटू 4। आया बात समझ? अब लेकिन रिजल्ट पता है तो ही इसको सॉल्व कर पाओगे। तो एडजॉइंट का भी ना ऐसा ही मान लो कि 7-8 तो छोटा 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 रिजल्ट्स है, तो इन रिजल्ट्स को मैं लिखा दूंगा, आप भी कोशिश करना याद करने का। आगे चल के आई विल ट्राई कि इनसे रिलेटेड में क्वेश्चंस भी आपको एक एक दो दो करा दूं, ठीक है, बट दीज रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से लेकिन किसी का भी हम लोग को प्रूफ कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमको रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रिजल्ट है ना, इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दिखा दूं, 2 मिनट ही लगेगा बस, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें लिखो A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A is equals to adjoint A into A is equals to determinant A into I। determinant A यहां देख सकते हो बोर्ड पर, determinant A into I, ठीक है, determinant A into I। क्लियर मेरे ख्याल में? मैं प्रूफ आपको दिखाने का ट्राई करता हूं। प्रूफ इज वेरी 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 सिंपल, आप बस ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ, एक मेरे को आप 2x2 का रैंडम मैट्रिक्स बता दो, जनरल मैट्रिक्स, नहीं नंबर्स के नहीं, A11, सब लोग प्लीज फोकस करना, बताओ A21 और A22, कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसका कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बताओ कैसा दिखेगा, मतलब C से ही बोल दो, C11, C12, C21, C22। लेकिन ये तो बेकार है, काम का क्या होगा? एडजॉइंट ए कौन है? इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए कैसा दिखेगा बताओ? C11 नीचे C12, बगल में C21 और नीचे C22। आया बात समझ? क्लियर? अब एक बार ना हम इसका और इसका प्रोडक्ट लेने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको मिलेगा A11, A12, A21, A22, और क्या मिलेगा यहां पर बताओ? C11, C12, C21, C22, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर आपको याद होगा, मैंने सिखाया था कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके खुद के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हो और फिर ऐड करते हो तो वो देगा आपको वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। लेकिन किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हो और ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा? 0। ये बात याद है आप लोग? बस ध्यान से यहां देखो, फिर मजा आ जाएगा आप लोग। दिस इंटू दिस करना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? A11 इंटू वट? C11 प्लस A12, एक सेकेंड, A12 इंटू C12। देखो मैं इसको ऐसा नहीं छोड़ूंगा, सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा, जगह कम है इसलिए। आप मेरे को बताओ कि ये डिटर्मिनेंट वाला सिचुएशन है कि जीरो वाला सिचुएशन है? कॉन्फिडेंटली थोड़ा जोर से, श्योर हो? वेरी गुड। तो यहां आपको मिल जाएगा, देखो क्या, यहां आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। गॉट इट? अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनेगा। A11 के साथ में C21 बन रहा है इस बार, और प्लस A12 के साथ में C22 आ रहा है, मतलब एलिमेंट से रो 1 का कोफैक्टर मेरे ख्याल में सेकेंड रो का है। आया बात समझ? तो इनका समअप कितना होना चाहिए? इनका समअप होना चाहिए 0। आया समझ? सिमिलरली जब आप इसको फिलअप करोगे ना, तो रो तो आप यूज करोगे सेकंड वाला, कोफैक्टर यूज करोगे फर्स्ट रो का, तो यहां क्या बनेगा बताओ? 0। और जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कोफैक्टर भी सेकंड रो का, एलिमेंट भी सेकंड रो का, क्या बनेगा बताओ? यहां बनेगा आपके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसके बाद में क्या होगा कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ओवरऑल जस्ट अ नंबर, कुछ तो वो वैल्यू ही रिप्रेजेंट करेगा ना, तो उसको तो हम मैट्रिक्स में से क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप इसको कॉमन निकाल लोगे तो यू विल फाइंड कि डिटर्मिनेंट ए बाहर चला गया, अंदर बचा आपके पास में 1 0 0 1, which is basically identity matrix, and hence we can say कि this is equals to determinant of a into i। ठीक है? आप अगर उल्टा करके भी प्रोडक्ट को ट्राई करते ना, एडजॉइंट a into a करके, still the result would have been same। ठीक है? and hence this property कि a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to determinant a into i। ध्यान रखना कि ये भी ओवरऑल लास्ट में जाके एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है लेकिन लास्ट में तो होगा मैट्रिक्स ही। ये भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है लेकिन लास्ट में तो होगा मैट्रिक्स ही। तो यहां पर भी हमको मैट्रिक्स ही चाहिए, उस मैट्रिक्स का वैल्यू वाला पार्ट है ये, और यहां पर कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ओवरऑल जब ये लोग कंबाइन होगा तो फिर ये भी क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स। और इन तीनों मैट्रिक्स का आंसर क्या होगा? सेम। ठीक है? और इससे रिलेटेड खूब सारा क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास देखेंगे। क्लियर मेरे ख्याल में पूरा? चलो आज यहां स्टॉप कर देंगे।